हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की इतिहास का पार्ट 2 कंपनी का फैलता शासन करेंगे। ये वर्कशीट 13 है बच्चों, जो कि 9 तारीख को शेड्यूल की गई है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल एडू कलर्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं बक्सर की लड़ाई की। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। उसके बाद उसने प्लासी की लड़ाई लड़ी और फिर बक्सर की लड़ाई के बाद वो फाइनली यहाँ पर काफ़ी जम चुके थे। 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। यानी कि कंपनी ने यहाँ की जो रियासतें थीं, छोटे छोटे अलग अलग जो फैले हुए थे समूह, उनके ऊपर अपने एक रेजिडेंट जो है वो तैनात कर दिए। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। यानी कि जो यहाँ पर रियासतें थीं, उनमें अगर एक रेजिडेंट कंपनी की तरफ से आ जाएगा तो वो रियासतों की जो बातें हैं वो कंपनी को बता देगा। एक तरीके से वो जासूसी करने लगे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बैठाया जाएगा, ये सब कौन तय करता था? कंपनी के अफसर। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सहायक संधि। इसमें क्या होता था, इस जो संधि थी इसमें यह होता था कि जो भारतीय रियासत हैं वो अपनी खुद की सेनाएं नहीं रख सकते थे, उन्हें किसी तरह का अधिकार नहीं था और उन्हें ये कहा गया कि कंपनी आपको सुरक्षा देगी, क्योंकि आपने सेनाएं नहीं रखेंगे तो कंपनी आपको उसके बदले में सुरक्षा देगी और आप बदले में कंपनी को रकम अदा करने चाहेंगे। अगर आप रकम अदा करने में चूक गए, अगर आपने रकम अदा नहीं की, तो जो आपका इलाका है कंपनी उसे अपने कब्जे में ले लेगी। ठीक है, दोबारा समझाती हूँ सहायक संधि कि यहाँ की जो रियासतें थी उन्हें बोला गया कि आप अपनी स्वतंत्र सेनाएं नहीं रखेंगे, हम आपकी सुरक्षा करेंगे और आपकी सुरक्षा करने के बदले आप हमें कुछ रकम पैसा देंगे। अगर रियासत उस रकम को अदा करने में चूक हो जाती है या देर हो जाती है या नहीं चुका पाती है तो कंपनी उस रियासत का वो पूरा इलाका अपने कब्जे में कर लेगी। इसे कहा जाता था सहायक संधि। ओके, और इस सहायक संधि को लागू करने वाला कौन था? वो था रिचर्ड वेलेजली। वो वहाँ का उस समय गवर्नर जनरल था और उसी समय इसी वजह से, सहायक संधि की वजह से, उसने सबसे पहले अवध को 1801 में अपने कब्जे में कर लिया और उसके बाद उसने हैदराबाद को भी इसी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। अब क्या हुआ, पहले तो उसने नीतियाँ अपनाई जैसे कि सहायक संधि, लेकिन अब उसने सीधी लड़ाइयाँ लड़नी शुरू कर दी। किससे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैसूर। मैसूर जो है, आज का अगर आप कर्नाटक देखेंगे तो उस समय का जो प्रांत था पहले, वो मैसूर कह सकते हैं हम उसको। तो वहाँ पर हैदर अली और टीपू सुल्तान, हैदर अली जो है वो पिता हैं, टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र हैं। तो इनके साथ अंग्रेज़ों ने 2 युद्ध लड़े और टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेज़ों ने 2 युद्ध लड़े। ठीक है, दोबारा समझाती हूँ। मैसूर पर शासक था हैदर अली का और उसके बाद उसके बेटे टीपू सुल्तान का। तो अंग्रेज़ों ने 2 युद्ध हैदर अली से लड़े और 2 युद्ध टीपू सुल्तान, यानी कि टोटल आंगल और मैसूर युद्ध कितने हुए? 4। आंगल मतलब अंग्रेज। ठीक है, टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट कहाँ है? केरल के पास। मालाबार तट पर होने वाले व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात को रोक दिया। यानी कि मान लीजिए ये भारत का हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा ये केरल है, तो ये जो मालाबार तट है यहाँ से व्यापार होता था अंग्रेज़ों का भारत में। वो यहाँ से काली मिर्च और इलायची खरीदते थे। लेकिन जब टीपू सुल्तान का जो नेतृत्व था, उसका वो जो जगह थी वो यहाँ था, तो उसने अंग्रेज़ों को इस रूट पर जाने से मना कर दिया और उसने उनको इलायची और काली मिर्च का जो व्यापार वो कर रहे थे उसको रोक दिया। ठीक है, इस वजह से जो अंग्रेज़ हैं वो उससे खफा हो गए कि टीपू सुल्तान ने उनका ये काम क्यों रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ काम करने से मना कर दिया। सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध बनाए, यानी कि जो फ्रांसीसी थे
उसके साथ टीपू सुल्तान के बहुत अच्छे रिश्ते थे, वो उनसे काफ़ी मदद लेता था और उनकी सहायता से टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को काफ़ी मॉडर्न किया था, आधुनिकीकरण किया था सेना हथियार वगैरह के मामलों में। तो ये चीज़ें अंग्रेज़ों से देखी नहीं जा रही थी और अंग्रेज़ जो हैं वो सुल्तान के इस काम से आग बबूला हो गए, क्योंकि अंग्रेज़ जो है वो फ्रांसीसी जो लोग थे फ्रांसीसी सत्ता को पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो टीपू सुल्तान के खिलाफ होते गए। और इसी वजह से सुल्तान के इसी काम की वजह से इनके बीच में 4 युद्ध हुए। मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार लड़ाई हुई, 2 बार जो है वो पिता के काल में और 2 बार जो है वो टीपू सुल्तान के काल में। यानी कि पहली लड़ाई हुई 1767 से 69, 2 साल के बीच। दूसरी हुई 1780 से 84। उसके बाद तीसरी हुई 1790 से 1792 में और उसके बाद आखिरी लड़ाई हुई 1799 में। और 1799 की जो श्रीरंगपट्टनम की जो जंग हुई, इसमें टीपू सुल्तान मारे गए और जो पूरा मैसूर का जो शासन था, वो जो वहाँ पर एक पुराना राजवंश था वेडियार, उसके हाथों में दे दिया गया और वो भी अंग्रेज़ों की कठपुतली बन गए। अगली जो लड़ाई अंग्रेज़ों ने लड़ी वो थी मराठों से। मराठों से जो उन्होंने लड़ाई लड़ी वो काफ़ी हद तक ये 3 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी थी अंग्रेज़ों से। तो मराठों ने पूरी कोशिश की कि वो अंग्रेज़ों से जीत पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाया। 1761 में पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी, उसके बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का कार्य जो मराठों का सपना था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर जो है वो कुछ राजवंश थे, कुछ घराने थे मराठों के, वो संभालते थे, जैसे कि सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। ये जो राजवंश थे ये मराठों के राजवंश थे जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग बागडोर संभालते थे। ये जो सारे सरदार थे ये एक आदमी के या एक पद के जो मान लीजिए जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री का पद है, उसके नीचे काफ़ी मंत्री होते हैं, उसी तरीके से पेशवा जो है वो एक सर्वोच्च मंत्री हुआ करता था। और ये जो सिंधिया और होलकर हैं ये सारे इस पेशवा के अंडर काम करते थे। एक तरीके से मंत्रिमंडल हुआ करता था पूरा। जो पेशवा जो पूरा है इन सब चीज़ों का सैनिक और प्रशासनिक जो होता था प्रमुख होता था, सेना को देखता था, एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे काम देखता था और ये पुणे में रहता था। ठीक है। महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे और राजनीतिज्ञ भी थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यानी कि कंपनी और अंग्रेज़ों के बीच में भी कुछ भी अंग्रेज और मराठों के बीच में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा था। तो पहला युद्ध हुआ मराठों के साथ अंग्रेज़ों का, वो 1782 में हुआ, जो कि सलबाई की संधि के साथ खत्म हुआ और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 के बीच में। इसमें क्या नतीजा निकला? इसमें यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में जो स्थित आगरा और दिल्ली था, ये पूरा एरिया किसके हाथ में आ गया? अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। उसके बाद तीसरा जो आखिरी युद्ध हुआ वो 1817 से 1819 के बीच में हुआ और इस युद्ध में मराठों को पूरी तरीके से अंग्रेज़ों ने कुचल दिया और उनका जो सपना था कि वो पूरे भारत पर राज करें वो ख़त्म हो गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में एक पेंशन पर भेज दिया गया कि आप पेंशन पे वहाँ रहो, और इस तरीके से जो दक्षिण भारत में जो पूरा कंपनी का जो एक वर्चस्व था वो धीरे धीरे कर फैल गया। चलिए अब मैंने आपको कंटेंट समझा दिया है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया? तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया? तो इसका उत्तर है, इस संधि के तहत भारतीय रियासतें अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकती थीं, उन्हें कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और बदले में उन्हें कंपनी को रकम अदा करनी पड़ती थी। यानी कि सहायक संधि की बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे? इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए? टीपू सुल्तान की फ्रांसीसियों से घनिष्ठ मित्रता थी, जबकि अंग्रेज फ्रांसीसियों के दुश्मन थे। इस कारण टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में कई युद्ध हुए। तीसरा क्वेश्चन है, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे? वे राजवंश किस प्रकार से शासित थे? तो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले ये प्रमुख 4 राजवंश थे और ये सारे सरदार जो हैं वो प्रमुख किसके अंदर काम करते थे? वो पेशवा के अंतर्गत काम करते थे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार अपने अधीन किया?
तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए हैं, जिसकी वजह से मराठा जो है वो उनके अंतर्गत आ गए पूरा। पहला जो है आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तो उसमें कोई पक्ष नहीं हुआ, कुछ भी नहीं रिजल्ट निकला। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें दिल्ली और आगरा का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ, उसमें मराठा शक्ति को पूरी तरह से कुचल दिया गया। ठीक है, तो ये जो 4 क्वेश्चन है ये आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा बच्चों। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो मेरा वीडियो है ये सारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे एडुकलर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।